हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। तो ये जो अध्याय 9 का दोस्तों, ये पार्ट 2 है आपका। ठीक है, पार्ट 1 में आपने पढ़ लिया था, अब उसके आगे की मैं बता रहा हूँ। तो कुदाल और हल से आपको पढ़ाना था, आपको बताना था, तो वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखा है पहला वाला वीडियो, तो पहला आप देख लीजिए, अध्याय 9 का पार्ट 1 वाला, फिर आप ये दूसरा देखिए, है ना। तो आइए देखिए, कुदाल और हल हमें दिख रहा है, इसे आप जो है समझें। आइए अब हम अपना ध्यान बंगाल की गीली ज़मीनों से हटाकर सूखे अचलों पर, स्थायी कृषि के क्षेत्र को हटाकर झूम कृषि के क्षेत्र पर केंद्रित करें, है ना। आप उन परिवर्तनों को देखेंगे जो कृषक अर्थव्यवस्था की सीमाओं के बाहर की ओर विस्तार होने से आए, है ना। यहाँ पे झूम कृषि आपने शब्द पढ़ा। अच्छा, झूम कृषि जैसे मतलब एक जगह टिक करके खेती ना करके, जैसे आपने खेती की, उसके बाद छोड़ के चले गए दूसरी जगह, बस गए दूसरी जगह खेती कर रहे हैं, फिर तीसरी जगह कर रहे हैं, है ना। वो है झूम खेती, है ना। तो वो जो है उसकी चर्चा होगी। विस्तार होने आए, यहाँ तक आपने देख लिया। जिससे राजमहल की पहाड़ियों के इलाके में स्थित जंगल, चारागाह उस अर्थव्यवस्था में समा गए। आप यह भी देखेंगे कि इन परिवर्तनों के कारण इस क्षेत्र के भीतर तरह तरह के झगड़े झंझट कैसे उत्पन्न हुए, है ना। राजमहल की पहाड़ियों में, अब अगला पॉइंट, इसे आप पढ़िए। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया था। उसके वर्णन के अनुसार ये पहाड़ियाँ अभेद लगती थी, है ना। यह एक ऐसा खतरनाक इलाका था जहाँ बहुत कम यात्री जाने की हिम्मत करते थे। बुकानन जहाँ कहीं भी गया, वहाँ उसने निवासियों के व्यवहार को शत्रुतापूर्ण पाया। वे लोग कंपनी के अधिकारियों के प्रति आशंकित थी, है ना, और उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं थे। कई उदाहरणों में तो वे अपने घर बार और गांव छोड़कर भाग गए थे। तो भाई बुकानन कौन है, इसको आप पहले समझ लीजिए बुकानन को, और फिर आगे पढ़ें हम लोग। फ्रांसीसी बुकानन एक चिकित्सक था जो भारत आया। बंगाल चिकित्सा सेवा 1794 से 1815 तक कार्य किया। कुछ वर्षों तक वह भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली का शल्य चिकित्सक रहा। ठीक, और देखिए कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता है नाम, आप जानते हैं कि अपने प्रवास के दौरान उसने कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की स्थापना की जो कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर कहलाया। वे थोड़े समय के लिए वानस्पतिक उद्यान के प्रभारी रहे। बंगाल सरकार के अनुरोध पर उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण किया। ठीक, और 1815 ईस्वी में वह बीमार हो गए और इंग्लैंड चले गए। अपनी माता की मृत्यु के पश्चात वे उनकी जायदाद के वारिस बने और उन्होंने उनके वंश के नाम हैमिल्टन को अपना लिया। इसलिए उन्हें अक्सर बुकानन हैमिल्टन भी कहा जाता है। तो अब आप बुकानन को समझ गए। अब आइए आगे बढ़ें। ये पहाड़ी लोग कौन थे? वे बुकानन के दौरे के प्रति इतने आशंकित क्यों थे? बुकानन की पत्रिका में हमें 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में उन लोगों को जो तरस खाने वाली हालात में थी उनकी झलक मिलती है। उन स्थानों के बारे में उसने डायरी लिखी थी जहाँ जहाँ उसने भ्रमण किया, लोगों से मुलाकात की, उनके रीति रिवाजों को देखा था। यह पत्रिका हमारे मस्तिष्क में अनेक प्रश्न खड़ी करती है, किंतु यह हमेशा उत्तर देने सहायक नहीं होती। उसकी यह डायरी समय के केवल एक क्षण विशेष के बारे में बतलाती है, लोगों तथा स्थानों के लंबे इतिहास के बारे में नहीं बतलाती।
ऐसे लंबे इतिहास के लिए इतिहासकारों को अन्य रिकॉर्डों की ओर मुड़ना होगा। यदि हम 18वीं शताब्दी के परवर्ती दशकों के राजस्व अभिलेखों पर दृष्टिपात करें तो हम जान लेंगे कि इन पहाड़ी लोगों को पहाड़िया क्यों कहा जाता था। वे राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहा करते थे। वे जंगल की उपज से अपनी गुजर बसर करते थे और झूम खेती किया करते थे। वे जंगल के छोटे से हिस्से में झाड़ियों को काटकर घास फूस को जलाकर ज़मीन साफ कर लेते थे। साख की पोटाश से उपजाऊ बनी ज़मीन ये पहाड़ी लोग अपने खाने के लिए तरह तरह के दालें और ज्वार बाजरा उगा लेते थे। वे अपने कुदाल से ज़मीन को थोड़ा खुरच लेते थे। कुछ वर्षों तक साफ की गई ज़मीन में खेती करते थे और फिर उसे कुछ वर्षों के लिए परती छोड़कर नए इलाकों में चले जाते थे, जिससे कि उस ज़मीन में खोई हुई उर्वरता फिर से उत्पन्न हो जाती थी। तो ये जो है आप झूम खेती के बारे में समझ गए कि कैसे भाई खेती ये लोग करते थे, कैसे सफाई करते थे, कैसे जो है जला देते थे तो राख से खाद बन जाता था, है ना। अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे झूम खेती के बारे में। आइए आगे बढ़ें। उन जंगलों में पहाड़ी लोग खाने के लिए महुआ के फूल इकट्ठे करते थे, बेचने के लिए रेशम के कोया और राल और काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करते थे। पेड़ों के बीच जो छोटे छोटे पौधे उगाते थे या परती ज़मीन पर घास फूस की हरी चादर सी बिछ जाती थी, वह पशुओं के लिए चारागाह बन जाती थी। ठीक, क्या पढ़ा आपने? उन जंगलों में पहाड़िया लोग खाने के लिए महुआ के फूल इकट्ठे करते थे, बेचने के लिए रेशम के कोया और राल, काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करते थे। पेड़ों के नीचे वे छोटे छोटे पौधे उगाते थे या परती ज़मीन पर जो घास फूस की हरी चादर सी बिछ जाती थी वह पशु के लिए चारागाह बन जाती थी। ठीक, यहाँ पे एक चित्र आप देख रहे हैं राजमहल की पहाड़ियों में स्थित एक पहाड़ी गांव का चित्र जो 1782 में विलियम होजेस द्वारा चित्रित किया गया था। ये देख रहे हैं आप, गांव का दृश्य है, बड़ा खूबसूरत आप नज़ारा गांव का। देखिए झोपड़ियाँ दिख रही हैं, किसान बैठा हुआ है, पेड़ आदि देखिए। तो विलियम होजेस एक ब्रिटिश कलाकार था जो कैप्टन कुक के साथ उसकी प्रशांत महासागर की दूसरी समुद्र यात्रा 1772 से 75 के दौरान प्रशांत क्षेत्र में गया था और वहां से भारत आया था। 1781 में वह भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्टस क्वीनलैंड का मित्र बन गया था। ठीक, और क्वीनलैंड के निमंत्रण पर होजेस 1782 ईस्वी में उसके साथ जंगल महालों के भ्रमण पर गया था। वहीं होजेस ने कई एक्वाटिंट तैयार किए थे। उस समय अनेक चित्रकारों की तरह होजेस ने भी बड़े सुंदर सुंदर रमणीय दृश्यों की खोज की थी। उस समय के चित्रोपम दृश्यों के खोजी कलाकार स्वच्छंदतावाद की विचारधारा से प्रेरित थे। इस विचारधारा के अंतर्गत प्रकृति की पूजा की जाती थी, उसके सौंदर्य एवं शक्ति की प्रशंसा की जाती थी। रूमानी कलाकार यह महसूस करते थे कि प्रकृति के संलाप संबंध बनाने के लिए आवश्यक है कि कलाकार प्रकृति के निकट संपर्क में आएं, अपने ग्राम गीतों में प्रकृति का चित्रण करें, आधुनिक कृत्रिम है ना सभ्यता से दूषित न हो, कृत्रिम आर्टिफिशियल ठीक है से दूषित न हो, अज्ञात भूदृश्यों को खोजें, छाया एवं प्रकाश के अलौकिक आनंद का लाभ उठाएं। प्रकृति के इन्हीं रहस्यों की खोज में ही होजेस ने राजमहल की पहाड़ियों का भ्रमण किया था। उसे समतल सपाट भूखंड नीरस लगे, जबकि विविधतापूर्ण ऊंची नीची ऊबड़ खाबड़ जमीन में सुंदरता के दर्शन हुए। औपनिवेशिक अधिकारी जिन भूदृश्यों को भयंकर तथा उजाड़ उपद्रवी जंगली लोगों का
निवास स्थल मानते थे। वे दृश्य होजेस की चित्रकारी में मनमोहक और रमणीय दिखाई देते हैं। ठीक। एक्वा टिंट आपने पढ़ा, ये क्या है? ताम्र पट्टोकीड़न एक ऐसी तस्वीर होती है जो ताम्र पट्टी में अम्ल की सहायता से चित्र के रूप में कटाई करके छापी जाती है, वो है एक्वा टिंट। ठीक, आगे आ जाइए। यहाँ पे एक चित्र और देख लीजिए, विलियम होजेस द्वारा चित्रित जंगल प्रदेश का एक दृश्य है। यहाँ आप जंगल से ढकी हुई नीची पहाड़ियाँ, ऊंची चोटियाँ भी देख सकते हैं। देखिए, ऊंची पहाड़ियाँ, नीची चोटी आप देख सकते हैं, जो कहीं भी वास्तव में 2000 फुट से ऊंची नहीं है। बीच में खड़ी दुरूह पहाड़ियाँ दिखलाकर होजेस उसकी दुर्गमता का पर बल देना चाहते हैं। ठीक है, मनमोहक चित्र यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। चलिए, शिकारियों, झूम खेती करने वालों, खाद बटोरने वालों, काठ कोयला बनाने वालों, रेशम के कीड़े पालने वालों के रूप में पहाड़िया लोगों की जिंदगी इस प्रकार जंगल से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। ठीक, वे इमली के पेड़ों के बीच बनी अपनी झोपड़ियों में रहते थे और आमों के पेड़ों के छांव में आराम करते थे। वे पूरे प्रदेश को अपनी निजी भूमि मानते थे और भूमि उनकी पहचान और जीवन का आधार थी। वे बाहरी लोगों के प्रवेश का प्रतिरोध करते थे। उनके मुखिया लोग अपने समूह में एकता बनाए रखते थे, आपसी लड़ाई झगड़े निपटा देते थे और अन्य जनजातियों तथा मैदानी लोगों के साथ लड़ाई छिड़ने पर अपनी जनजाति का नेतृत्व करते थे। इन पहाड़ियों को अपना मूलाधार बनाकर पहाड़ियाँ लोग बराबर उन मैदानों पर आक्रमण करते रहते थे जहाँ किसान एक स्थान पर बसकर अपनी खेती बाड़ी किया करते थे। ठीक, इन पहाड़ियों को अपना मूलाधार बनाकर पहाड़िया लोग बराबर उन मैदानों पर आक्रमण करते थे जहाँ किसान एक स्थान पर बसकर अपनी खेती बाड़ी किया करते थे, है ना। पहाड़ियों द्वारा ये आक्रमण ज़्यादातर अपने आप को विशेष रूप से अभाव या अकाल के वर्षों में जीवित रखने के लिए किए जाते थे। साथ ही ये हमले मैदानों में बसे हुए समुदाय पर अपनी ताकत दिखाने का भी एक तरीका था। इसके अलावा ऐसे आक्रमण बाहरी लोगों के साथ अपने राजनीतिक संबंध बनाने के लिए भी किए जाते थे। मैदानों में रहने वाले ज़मींदारों को अक्सर इन पहाड़ी मुखियाओं को नियमित रूप से खीराज देकर उनसे शांति खरीदनी पड़ती थी। इसी प्रकार व्यापारी लोग भी इन पहाड़ियों द्वारा नियंत्रित रास्तों का इस्तेमाल करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु उन्हें कुछ पथ कर दिया करते थे, है ना। जब ऐसा पथकर पहाड़ी मुखियाओं को मिल जाता था तो वो व्यापारियों की रक्षा करते थे और यह भी आश्वासन देते थे कि कोई भी उनके माल को नहीं लूटेगा। इस प्रकार कुछ ले देकर की गई शांति संधि अधिक लंबे समय तक नहीं चली। यह 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में उस समय भंग हो गई जब स्थिर खेती के क्षेत्र में सीमाएं आक्रामक रीति से पूर्वी भारत में बढ़ाई जाने लगी। अंग्रेज़ों ने जंगलों की कटाई सफाई का काम को प्रोत्साहित किया। जमींदारों और जोतदारों ने प्रति भूमि को धान के खेतों में बदल दिया। अंग्रेज़ों के लिए स्थायी कृषि विस्तार आवश्यक था क्योंकि उसने राजस्व के स्रोतों में वृद्धि हो सकती थी, निर्यात के लिए फसल पैदा हो सकती थी और एक स्थायी सुव्यवस्थित समाज की स्थापना हो सकती थी। वे जंगलों को उजाड़ मानते थे और वनस्पतियों को असभ्य, बर्बर, उपद्रवी को और क्रूर समझते थे। ठीक, जिन पर शासन करना उनके लिए कठिन था, इसलिए उन्होंने यही महसूस किया कि जंगलों का सफाया करके वहाँ स्थायी कृषि स्थापित करनी होगी और जंगली लोगों को पालतू और सभ्य बनाना होगा, जिसे शिकार का काम छुड़वाना होगा। खेती का धंधा अपनाने के लिए उन्हें राजी करना होगा। ठीक, ज्यों-ज्यों स्थायी कृषि का विस्तार होता गया, जंगलों चारागाहों का क्षेत्र संकुचित होता गया।
इससे पहाड़ी लोगों तथा स्थायी खेतिहरों के बीच झगड़ा तेज हो गया। पहाड़ी लोग पहले से अधिक नियमित रूप से बसे हुए गांवों पर हमला बोलने लगे। ग्रामवासियों से अनाज पशु छीन झपट कर ले जाने लगे। औपनिवेशिक अधिकारियों ने उत्तेजित होकर इन पहाड़ियों पर काबू की भरसक कोशिश की, परंतु उनके लिए ऐसा कर पाना आसान नहीं था। 1770 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने इन पहाड़ियों को निर्मूल कर देने की क्रूर नीति अपना ली। उनका शिकार और संहार करने लगे। तदुपरांत 1780 के दशक में भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड ने शांति स्थापना की नीति प्रस्तावित की, जिसके अनुसार पहाड़िया मुखियाओं को एक वार्षिक भत्ता दिया जाना था और बदले में उन्हें अपने आदमियों का चाल चलन ठीक करने की जिम्मेदारी लेनी थी। उनसे यह भी आशा की गई कि वे अपनी बस्तियों में व्यवस्था बनाए रखें और अपने लोगों से अनुशासन में अपने लोगों को अनुशासन में रखेंगे। लेकिन बहुत से पहाड़िया मुखियाओं ने भत्ता लेने से मना कर दिया। जिन्होंने इसे स्वीकार किया उनमें से अधिकांश अपने समुदाय में अपनी सत्ता खो बैठे। औपनिवेशिक सरकार के वेतनभोगी बन जाने से उन्हें अधीनस्थ कर्मचारी या वैतनिक मुखिया माना जाने लगा। जब शांति स्थापना के लिए अभियान चल रहे थे, तभी पहाड़िया लोग अपने आप को शत्रुतापूर्ण सैन्य बलों से बचाने के लिए बाहरी लोगों से लड़ाई चालू रखने के लिए पहाड़ों के भीतरी भागों में चले गए। इसलिए जब 1810 से 11 की सर्दियों में बुकानन ने इस क्षेत्र की यात्रा की, तो यह स्वाभाविक ही था कि पहाड़िया लोग बुकानन को संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखते। शांति स्थापना के अभियानों के अनुभव और क्रूरतापूर्ण दमन की यादों के कारण उनके मन में यह धारणा बन गई थी कि उनके इलाके में ब्रिटिश लोगों की घुसपैठ का क्या असर होने वाला है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि प्रत्येक गोरा आदमी एक ऐसी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो उनसे उनके जंगल और ज़मीन छीन कर उनकी जीवन शैली और जीवित रहने के साधनों को नष्ट करने पर उतारू है। वस्तुतः इन्हीं दिनों उन्हें एक नए खतरे की सूचनाएं मिलने लगी थी। वह था संथाल लोगों का आगमन। संथाल लोग वहाँ के जंगलों का सफाया करते हुए, इमारती लकड़ी को काटते हुए, ज़मीन जोतते हुए और चावल तथा कपास उगाते हुए इस इलाके की बड़ी संख्या में घुसते चले आ रहे थे। चूँकि संथाल बासिंदों ने निचली पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमा लिया था, इसलिए पहाड़ियों को राजमहल की पहाड़ियों में और भीतर की ओर पीछे हटना पड़ा। पहाड़िया लोग अपनी झूम खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे, इसलिए यदि कुदाल को पहाड़िया जीवन का प्रतीक माना जाए तो हल को नए बशिंदों संथालों की शक्ति का प्रतिनिधि मानना होगा। हल और कुदाल के बीच की यह लड़ाई बहुत लंबी चली। संथाल अगुआ बसिंदे, आइए इनके बारे में पढ़ें आप। सन 1810 के अंत में बुकानन ने गंजूरिया पहाड़, जो कि राजमहल श्रृंखलाओं का एक भाग था, को पार किया। आगे चट्टानी प्रदेश के बीच के निकलकर वह गांव पहुंच गया। वैसे तो यह एक पुराना गांव था, उसके आसपास की ज़मीन खेती करने के लिए अभी भी साफ की गई थी। वहां के भूदृश्य को देखकर उसे पता चला कि मानव श्रम के सचुत प्रयोग से उस क्षेत्र को कायापलट की गई है। उसने लिखा कि गंजूरिया में अभी काफ़ी जुताई की गई है, जिससे यह पता चलता है कि कितने शानदार इलाके में बदला जा सकता है। मैं सोचता हूँ कि उनकी सुंदरता और समृद्धि विश्व के किसी भी क्षेत्र जैसी विकसित की जा सकती है। यहाँ की ज़मीन अलबत्ता चट्टानी है, लेकिन बहुत सी ही ज़्यादा बढ़िया है। बुकानन ने उतनी ही बढ़िया तंबाकू और सरसों और कहीं नहीं देखी।
पूछने पर उसने पता चला कि संथालों ने कृषि क्षेत्र की सीमाएँ काफ़ी बढ़ा ली थी। वे इस इलाके में 1800 के आसपास आए थे। उन्होंने वहाँ रहने वाले पहाड़ी लोगों को नीचे की ढालों पर भगा दिया, जंगलों का सफाया किया और फिर वहाँ बस गए। संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में कैसे पहुँचे? संथाल 1780 के दशक के आसपास बंगाल में आने लगे थे। जमींदार लोग खेती के लिए नई भूमि तैयार करने और खेती का विस्तार करने के लिए उन्हें भाड़े पर रखते थे और ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें जंगल महालों में बसने का निमंत्रण दिया। ठीक, यहाँ चित्र आप देख रहे हैं। संथाल प्रदेश स्थित एक पहाड़ी ग्राम 23 फरवरी 1856 के लंदन न्यूज़ में प्रकाशित चित्र है। राजमहल की निचली पहाड़ियों में स्थित गांव का यह चित्र 1850 के दशक में प्रारंभ में वाल्ट शेरविल द्वारा चित्रित किया गया है। यह गांव शांतिपूर्ण, नीरव, रमणीय प्रतीत होता है। बाहरी दुनिया का इस पर कोई असर हुआ प्रतीत नहीं होता है ना। अब ये आप देख रहे हैं गांव जो है कैसा दिख रहा है आपको। ठीक, आगे जब ब्रिटिश लोग पहाड़ियों को अपने बस में करके स्थायी कृषि के लिए एक स्थान पर बसाने में असफल रहे तो उनका ध्यान संथालों की ओर गया। पहाड़िया लोग जंगल काटने के लिए हल को हाथ लगाने से तैयार नहीं थे और अब भी उपद्रवी व्यवहार करते थे, जबकि इसके विपरीत संथाल आदर्श बाशिंदे प्रतीत हुए क्योंकि उन्हें जंगलों का सफाया करने में कोई हिचक नहीं थी। वे भूमि को पूरी ताकत लगाकर जोतते थे। संथालों को जमीनें देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार कर लिया गया। 1832 ईस्वी तक जमीन के काफ़ी बड़े इलाके को दमिन इको के रूप में सीमांकित कर दिया गया। इसे संथालों की भूमि घोषित कर दिया गया। उन्हें इस इलाके के भीतर रहना था, हल चलाकर खेती करनी थी, स्थायी किसान बनना था। संथालों को दी गई जाने वाली भूमि के अनुदान पत्र में यह शर्त थी कि उनको दी गई भूमि के कम से कम 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्षों के भीतर जोतना था। इस पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करके उनका नक्शा तैयार किया गया। चारों ओर खंभे गाड़कर उनकी परिसीमा निर्धारित कर दी गई और उन्हें इसे मैदानी इलाके के स्थायी कृषकों की दुनिया से और पहाड़ी लोगों की पहाड़ियों से अलग कर दिया गया। दामिन इकोह के सीमांकन के बाद संथालों की बस्तियां बड़ी तेज़ी से बढ़ी। संथालों की गांव की संख्या 1838 में 40 थी, तेज़ी से बढ़कर 1891 में 1473 तक पहुंच गई। इसी अवधि में संथालों की जनसंख्या में केवल 3000 थी, बढ़कर 82,000 से भी अधिक हो गई। जैसे जैसे खेती का विस्तार होता गया वैसे वैसे कंपनी की तिजोरियों में राजस्व राशि में वृद्धि होती गई। 19वीं शताब्दी के संथाल गीतों और मिथकों में उनकी यात्रा के लंबे इतिहास का बार बार उल्लेख किया गया। उनमें कहा गया है कि संथाल लोग अपने लिए बसने योग्य स्थान के खोज में बराबर बिना थके चलते ही रहते थे। अब यहाँ दामिन इकोह के आकर मानो उनकी यात्रा पूर्ण विराम लग गया। जब संथाल राजमहल की पहाड़ियों पर बसे तो पहले पहाड़िया लोगों ने इनका विरोध किया। अंततोगत्वा इन पहाड़ियों के भीतर की ओर चले जाने की मजबूर कर दिया। उन्हें निचली पहाड़ियों घाटियों के नीचे की ओर आने से रोक दिया गया और ऊपरी पहाड़ियों के चट्टानियों और अधिक बंजर इलाकों तथा भीतरी शुष्क भागों तक सीमित कर दिया गया। इससे उनके रहन सहन तथा जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा। आगे चलकर वे गरीब हो गए। झूम खेती नई से नई जमीन खोजने और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता का उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर रहती थी और सर्वाधिक उर्वर जमीन में के लिए दुर्लभ हो गई क्योंकि अब दामिन का हिस्सा बन चुकी थी। इसलिए पहाड़िया लोग खेती अपने तरीके झूम खेती को आगे सफलतापूर्वक नहीं चला सके। जब इस क्षेत्र के जंगल खेती के
लिए साफ कर दिए गए तो पहाड़िया शिकारियों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके विपरीत संथाल लोगों ने अपनी पहले वाली खानाबदोश ज़िंदगी को छोड़ दिया। अब वे एक जगह बस गए थे और बाज़ार की कई तरह की वाणिज्यिक फसलों की खेती करने लगे थे और व्यापारी तथा साहूकारों के साथ लेन देन करने लगे थे। किंतु संथालों ने भी जल्दी ही यह समझ लिया कि उन्होंने जिस भूमि पर खेती शुरू की थी वह उनके हाथों से निकलती जा रही है। संथालों ने जिस ज़मीन को साफ करके खेती शुरू की थी उस पर सरकार राज्य भारी कर लगा रही है। साहूकार दीकू लोग बहुत ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे थे। कर्ज अदा न किए जाने की सूरत में ज़मीन पर भी कब्जा कर रहे थे। जमींदार लोग दामिन इलाके पर नियंत्रण का दावा कर रहे थे। यहाँ पे सिंधु माझी संताल विद्रोह का नेता को आप देख रहे हैं। ये फ़ोटो, इनका नाम है सिधू मांझी। 1850 के दशक तक संथाल लोग ये महसूस करने लगे कि अपने लिए एक आदर्श संसार का निर्माण करने के लिए जहाँ उनका अपना शासन हो, जमींदारों, साहूकारों और औपनिवेशिक राज के राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने वाले का समय अब आ गया है। 1855-56 के संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगने का निर्माण कर दिया गया, जिसके लिए 5500 वर्ग मील क्षेत्र भागलपुर, वीरभूमि जिलों में से लिया गया। औपनिवेशिक राज को आशा थी कि संथालों के लिए नया परगना बनाने और कुछ विशेष कानून लागू करने में संथाल लोग संतुष्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखें, ये चित्र देख रहे हैं, संथाल ब्रिटिश राज के सिपाहियों से युद्ध करते हुए, है ना। संथाल जो हैं ये आप देखिए जो है ब्रिटिश राज के सिपाहियों से युद्ध कर रहे हैं। देखिए तीर, तलवार ये सब का उपयोग कर रहे हैं और अपने घायल सिपाहियों को देखिए जो है मदद दे रहे हैं। 23 फरवरी 1856 के इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ प्रकाशित चित्र है ये। इस विद्रोह ने संथालों के प्रति ब्रिटिश धारणा को बदल दिया। जो गांव पहले नीरव शांत दिखाई देते थे अब जो है नृशंस एवं बर्बरतापूर्ण कृत्यों के स्थान बन गए। संथालों के गांव जल रहे हैं, ये आप देखिए। 23 फरवरी 1856 के इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में प्रकाशित चित्र। विद्रोह को जल दिए जाने के बाद इलाके की छानबीन की गई, संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ लिया गया, गांव को आग लगा दी गई। जलते हुए गांव के चित्र ब्रिटेन में आम जनता को दिखाए गए, गर्वपूर्वक दर्शाने के लिए ब्रिटिश कितने शक्तिशाली हैं और उनमें विद्रोह को जल डालने की औपनिवेशिक व्यवस्था को थोपने की कितनी अधिक योग्यता है। ये आप देख रहे हैं। संथाल कैदियों को ले जाया जा रहा है, ये आप देखिए संथाल कैदी हैं, इसको ले जाया जा रहा है। ध्यान दीजिए ऐसे चित्र किस प्रकार के राजनीतिक संदेश देते हैं। आप देख सकते हैं कि चित्र के बीचों बीच ब्रिटिश अधिकारी विजय गर्वित होकर किस शान से हाथी पर सवार है। घोड़े पर बैठा हुआ एक अधिकारी हुक्का गुड़ा रहा है, ये देखिए, देख रहे हैं। यह तस्वीर यह दिखलाती है कि परेशानी का समय खत्म हो गया, विद्रोह कुचल दिया गया। विद्रोही अब जंजीरों से बंधे जेल ले जाए जा रहे हैं। कंपनी के सिपाही उन्हें चारों ओर से घेरे हुए हैं। इस तस्वीरें जिसे ब्रिटिश हुकूमत को अजय दर्शाया गया है, ब्रिटिश जनता को अपनी ताकत के बारे में आश्वस्त के लिए पर्याप्त थी। संथालों के बारे में बुकानन के क्या विचार हैं भाई, इसे देख लीजिए। नई ज़मीन साफ करने में वे बहुत होशियार होते हैं, लेकिन नीचता में रहते हैं। उनकी झोपड़ियों
में कोई बाड़ नहीं होती। वे दीवारें सीधी खड़ी की गई छोटी छोटी सटी हुई लकड़ियों की बनी होती हैं, जिन पर भीतर की ओर लेप प्लास्टर लगा होता है। झोपड़ियाँ छोटी और मैली कुचैली होती हैं, उनकी छत सपाट होती हैं, उनमें उभार बहुत कम होता है। बुकानन का विवरण, ये आप देखिए। हम बुकानन के विवरण को अपनी जानकारी के आधार मान रहे हैं, लेकिन उनकी रिपोर्टों को पढ़ते समय हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था। उसकी यात्राएं केवल भूदृश्यों के प्यार और ज्ञात खोज से ही प्रेरित नहीं थी। वह नक्शा नवीशों, सर्वेक्षकों, पालकी उठाने वाले कुली आदि के बड़े दल के साथ सर्वत्र यात्रा करता था। उसकी यात्राओं का खर्च ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी, क्योंकि उसे सूचनाओं की आवश्यकता थी जो बुकानन अप्रत्याशित रूप से इकट्ठी करता था। बुकानन को यह साफ साफ हिदायत दी जाती थी कि उसे क्या देखा, खोजना है, लिखना है। वह जब भी अपने लोगों की फ़ौज के साथ किसी गांव में आता तो उसे तत्काल सरकार के एक एजेंट के रूप में ही देखा जाता था। कडुइया के पास की चट्टानें। कंपनी ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ बना लिया। अच्छा, पहले इसे आप समझ लीजिए। बुकानन की पत्रिका निम्नलिखित ऐसे प्रेक्षणों से भरी पड़ी है। आगे लगभग 1 मील चलने के बाद मैं चट्टानों के एक शिलाफलक पर आ गया, जिसका कोई एक छोटा दानेदार ग्रेनाइट है, जिसमें लाल लाल फेल्डस्पार क्वार्टज काला अवरक लगा है। वहाँ आधा मील अधिक दूरी पर मैंने चट्टान पर आया। स्तरहीन थी, बारीक दानों वाला ग्रेनाइट था, पीला सा फेल्डस्पार, सफ़ेद क्वार्टज, काल अवरक था। चलिए, तो जब कंपनी ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ बना लिया और अपने व्यवसाय का विकास कर लिया, तो उन प्राकृतिक साधनों की खोज में जुट गई जिन पर कब्जा करके वह मनचाहा उपयोग कर सकती थी। उसने परिदृश्यों तथा राजस्व स्रोतों का सर्वेक्षण किया, खोज यात्राएं आयोजित की, जानकारी इकट्ठी करने के लिए भूविज्ञानियों, भूगोलवेत्ताओं, वनस्पति विज्ञानियों, चिकित्सकों को भेजा। निसंदेह असाधारण प्रेक्षण शक्ति का धनी बुकानन ऐसी ही एक व्यक्ति था। बुकानन जहाँ कहीं भी गया वहाँ उसने पत्थरों, चट्टानों और वहाँ की भूमि भिन्न भिन्न स्तरों परतों को ध्यानपूर्वक देखा। उसने वाणिज्य दृष्टि से मूल्यवान पत्थरों, खनिजों की खोजने की कोशिश की। उसने लौह खनिज, अवरक, ग्रेनाइट, साल्टपीटर से संबंधित सभी स्थानों पर पता लगाया। उसने सावधानीपूर्वक नमक बनाने और कच्चा लोहा निकालने की स्थानीय पद्धतियों का निरीक्षण किया। जब बुकानन किसी भूदृश्य के बारे में लिखता था तो वह अक्सर इतना ही नहीं लिखता उसने क्या देखा है, भूदृश्य कैसा था, बल्कि वह यह भी लिखता कि उसने फेरबदल करके उसे अधिक उत्पादक कैसे बनाया जा सकता है, वहाँ कौन सी फसलें बोई जा सकती हैं, कौन से पेड़ काटे जा सकते हैं, कौन से उगाए जा सकते हैं। हमें यह भी याद रखना होगा कि उसकी सूक्ष्म दृष्टि प्राथमिकताएँ स्थानीय निवासियों से भिन्न होती थी। क्या आवश्यक है कि इस बारे में उसका आकलन कंपनी के वाणिज्यिक सरोकार प्रगति संबंध में आधुनिक पश्चात विचारधारा निर्धारित होता था। वह अनिवार्य रूप से वनवासियों की जीवन शैली का आलोचक था। वह महसूस करता था कि वनों की कृषि भूमि को बदलना होगा। ठीक, वनों की बटाई और स्थायी कृषि के बारे में निचली राजमहल की पहाड़ियों में एक गांव में गुजरते हुए बुकानन ने लिखा, इस प्रदेश का दृश्य बहुत ही बढ़िया है। यहाँ खेती, विशेष रूप से घुमावदार सकड़ी घाटियों में धान की फसल, बिखरे हुए पेड़ों के साथ साफ की गई जमीन, चट्टानी पहाड़ियाँ सभी अपने आप में पूर्ण हैं। कमी है बस इस क्षेत्र में कुछ प्रगति की, विस्तृत तथा उन्नत खेती की, इसलिए प्रदेश अत्यंत संवेदनशील है। यहाँ लकड़ी की जगह टसर और लाख के लिए अनुसार बड़े बड़े बागान लगाए जा सकते हैं। बाकी जंगल को भी साफ किया जा सकता है और जो भाग प्रयोजन के लिए उपयुक्त न हो, पनई, ताड़ और महुआ के पेड़ लगाए जा सकते हैं। ठीक, देहात में विद्रोह, बम्बई, दक्कन। आ जाइए, अगला पॉइंट आप जो है इसे पढ़ें। आप पढ़ चुके हैं कि औपनिवेशिक बंगाल के किसानों
जमींदारों के राजमहल की पहाड़ियाँ और संथाल लोगों के जीवन के किस प्रकार परिवर्तन आ रहा था। आइए पश्चिम भारत और परवर्ती अवधि पर दृष्टिपात करें, पता लगाएं बम्बई दक्कन के देहाती क्षेत्र में क्या हो रहा था, है ना। ऐसे परिवर्तनों का पता लगाने का एक तरीका है वहाँ के किसान विद्रोह पर ध्यान केंद्रित करना। ऐसे नाजुक दौर में विद्रोही अपना गुस्सा और माद दिखलाते हैं। वे जिसे अन्याय और दुख दर्द का कारण समझते हैं खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं। यदि हम उनकी नाराज़गी के आधारभूत कारणों को जानने का प्रयत्न करते हैं तो उनके गुस्से की परतें उधेड़ने लगती हैं। हम उनके जीवन अनुभव की झलक देख पाते हैं, अन्यथा इससे छिपी रहती है। विद्रोहों के बारे में ऐसे अभिलेख भी उपलब्ध होते हैं जिनके इतिहासकार अवलोकन कर सकते हैं। विद्रोहियों की करतूतों से उत्तेजित होकर पुनः व्यवस्था स्थापित करने की उत्कट इच्छा से राज्य के पदाधिकारी केवल विद्रोह को दबाने का प्रयत्न नहीं करते बल्कि जानने बूझने की कोशिश करते हैं और उनके कारणों की भी जांच करते हैं। नीतियाँ निर्धारित की जा सके, शांति की स्थापना हो सके, ऐसे जांच पड़ताल के साथ उत्पन्न होता है जिसके बारे में इतिहासकार शोध कर सकें। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत विभिन्न प्रांतों किसानों ने साहूकारों, अनाज के व्यापारियों विद्रोह की। ऐसा ही दक्कन में 1875 ईस्वी में हुआ। ठीक उस दिन सूपा में, यह देखें आप, 16 मई 1875 ईस्वी को पूना के जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस आयुक्त को लिखा, शनिवार दिनांक 15 मई को सूपा में आने पर मुझे इस उपद्रव का पता चला। एक साहूकार का घर पूरी तरह जला दिया गया, लगभग 1 दर्जन मकानों को तोड़ दिया गया, उनमें घुसकर वहाँ के सारे सामान को आग लगा दी गई। खाते पत्र, बांड, अनाज, देहाती कपड़ा सड़कों पर लाकर जला दिया गया, जहाँ राख के ढेर अब भी देखे जा सकते हैं। मुख्य कांस्टेबल ने 50 लोगों को गिरफ्तार किया है। लगभग 2000 रुपये का चोरी का माल छुड़ा लिया गया है। अनुमानतः 25,000 रुपये से अधिक की हानि हुई है। साहूकारों का दावा है कि 1 लाख रुपये से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। लेखा बहियाँ जला दी गई। यह आंदोलन पूना आधुनिक पुणे जिले के एक बड़े गांव सूपा में शुरू हुआ। सूपा एक विपणन केंद्र मंडी था जहां अनेक व्यापारी और साहूकार रहते थे। 12 मई 1875 ईस्वी को आसपास के ग्रामीण इलाकों के रैयत किसान इकट्ठे हो गए। उन्होंने साहूकारों से उनके बही खातों और ऋण बंधों की मांग करते हुए उन पर हमला बोल दिया। उन्होंने उनके बही खाते जला दिए, अनाज की दुकानें लूट ली और कुछ मामले तो साहूकार के घरों को भी आग लगा दी। पूना से यह विद्रोह अहमदनगर फैल गया। फिर अगले 2 महीनों में यहाँ और भी आग फैल गई। 6500 वर्ग किलोमीटर का इलाका उनकी चपेट में आ गया। 30 से अधिक गाँव खूब प्रभावित हुए। सब जगह विद्रोह का स्वरूप एक समान ही था। साहूकारों पर हमला किया गया, बही खाते जला दिए गए, ऋणबंध नष्ट किए गए। किसानों के हमलों में घबराकर साहूकार गांव छोड़कर भाग गए। अधिकतर मामलों में वे अपनी संपत्ति और धन दौलत भी वहीं छोड़ गए। जब विद्रोह फैला तो ब्रिटिश अधिकारियों की आंखों के सामने 1857 का गदर दृश्य आ गया। विद्रोही किसानों के गाँव में पुलिस थाने स्थापित किए गए। जल्दी से सेना बुला ली गई। 95 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें बहुत को दंडित दिया गया, लेकिन देहात को काबू करने में महीनों लग गए। साहूकार ऐसा व्यक्ति, देखिए साहूकार के बारे में समझिए। साहूकार ऐसा व्यक्ति होता था जो पैसा उधार देता था और साथ ही व्यापार भी करता था। समाचार पत्रों में छपी रिपोर्ट को आप देख लें, रैयत साहूकार, ठीक, शीर्षक नामक निम्नलिखित रिपोर्ट 6 जून 1876 के नेटिव ओपिनियन नामक समाचार पत्र में छपी। उसे मुंबई के नेटिव न्यूज़पेपर रिपोर्ट के यथावत उद्धृत किया गया। वे रैयत सर्वप्रथम गांव की सीमाओं पर यह देखने के लिए जासूसी करते हैं कि क्या कोई सरकारी अधिकारी आ रहा है और अपराधियों को समय रहते उनके आने की सूचना दे देते थे। फिर वे एक झुंड बनाकर ऋणदाताओं के घर जाते और उनसे उनके ऋण पत्र और अन्य दस्तावेज मांगते और इनकार करने पर ऋणदाताओं पर हमला करके छीन लेते। यदि ऐसा किसी घटना के समय कोई सरकारी अधिकारी उन गाँव की ओर आता वह दिखाई दे तो गुप्तचर अपराधियों को उनकी खबर पहुंचा देते और अपराधियों के समय रहते ही तितर बितर हो जाते हैं।
अब देखिए, ऋण पत्र और दस्तावेज क्यों जलाए गए, यह विद्रोह क्यों हुआ, इससे हमें दक्कन के देहात के बारे में, औपनिवेशिक शासन में हुए कृषि या भूमि संबंधी परिवर्तनों के बारे में क्या पता चलता है। आइए 19वीं शताब्दी के हुए परिवर्तनों के लंबे इतिहास का दृष्टिपात करें। नई राजस्व प्रणाली, इसे आप देखें। जैसे जैसे ब्रिटिश शासन बंगाल से भारत के अन्य भागों में फैलता गया, वहाँ भी राजस्व की नई प्रणालियाँ लागू कर दी गई। इस तरह मरारी बंदोबस्त को बंगाल से बाहर पहले ही लागू किया गया। ऐसा क्यों किया गया, इसका एक कारण तो यह था कि 1810 के बाद खेती की कीमतें बढ़ गई, जिसमें उपज के मूल्य में वृद्धि हुई, बंगाल के ज़मींदारों की आमदनी में इजाफा हो गया। चूँकि राजस्व की मांग इस मरारी बंदोबस्त के तहत तय की गई थी, इसलिए औपनिवेशिक सरकार इस बढ़ी आय में हिस्से का कोई दावा नहीं कर सकती थी। अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने की उत्कट इच्छा से औपनिवेशिक सरकार को भू राजस्व से अधिक बढ़ाने के तरीकों पर विचार करना पड़ा। इसलिए 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन से शामिल किए गए प्रदेशों में राजस्व बंदोबस्त किए गए। अन्य भी कई कारण थे। जब अधिकारी नीतियाँ निर्धारित करते हैं तो उनकी विचारधारा आर्थिक सिद्धांतों अत्यधिक प्रभावित रहती है, जिससे अधिकारी पहले ही परिचित होते हैं। 1820 ईस्वी के दशक तक इंग्लैंड में डेविड रिकार्डो का एक नए जाने माने अर्थशास्त्री के रूप में विख्यात थे। औपनिवेशिक अधिकारियों ने अपनी महाविद्यालयी जीवन में रिकार्डो के विचारों का अध्ययन किया था। महाराष्ट्र में जब ब्रिटिश अधिकारियों ने 1820 के दशक में प्रारंभिक बंदोबस्त शर्तें करने का काम हाथ में लिया तो इन्हीं कुछ विचारों के अनुसार कार्रवाई करने लगे। रिकार्डो के विचारों के अनुसार भूस्वामी को उस समय लागू औसत लगानों को प्राप्त करने का कोई हक होना चाहिए। जब भूमि से औसत लगान से अधिक प्राप्ति होने लगी तो भूस्वामी को अधिशेष आय होगी, जिस पर सरकार को कर लगाने की आवश्यकता होगी। यदि कर नहीं लगाया गया तो किसान किराएजीवी बदल जाएंगे। उनकी अधिशेष आय भूमि के सुधार में उत्पादक रीति से निवेश नहीं होगा। भारत में अनेक ब्रिटिश अधिकारियों ने सोचा कि बंगाल के इतिहास के रिकॉर्डों के सिद्धांत की पुष्टि कर दी। जमींदार लोग किराएजीवियों के रूप में बदल गए, प्रतीत हुए कि क्यों न उन्हें अपने ज़मीनें पट्टे पर दे दें, किराए की आमदनी पर निर्भर रहने लगे। इसलिए ब्रिटिश अधिकारियों के विचार से यह आवश्यक है कि एक भिन्न राजस्व प्रणाली अपनाई जाए। किराएजीवी शब्द ऐसे लोगों का घोतक है जो अपनी संपत्ति किराए के आय पर जीवन यापन करते हैं। जो राजस्व प्रणाली बम्बई दक्कन में लागू की गई रैयतवाड़ी का आता है, बंगाल में लागू की गई प्रणाली के विपरीत इस प्रणाली के अंतर्गत राजस्व की राशि सीधे रैयत के साथ तय की जाती थी। भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि होने वाली औसत आय का अनुमान लगा लिया जाता था। रैयत को राजस्व अदा करने की क्षमता आकलन कर लिया जाता था। सरकार के हिस्से के रूप में एक अनुपात निर्धारित कर लिया जाता था। हर 30 साल के बाद ज़मीनों का फिर से सर्वेक्षण किया जाता था। राजस्व की दर तदनुसार बढ़ा दी जाती थी। इसलिए राजस्व की मांग अब चिरस्थायी नहीं रही। राजस्व की मांग और किसान का कर्ज। ठीक, तो भाई ये आप देख लो, पढ़ लेना आप लोग। उसके बाद अगला पॉइंट, फिर कपास में तेज़ी। 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली समस्त कपास का 3/4 भाग अमेरिका से आता था। ब्रिटेन की सूती वस्त्रों के विनिर्माता काफ़ी लंबे समय से अमेरिकी कपास पर अपनी निर्भरता के कारण बहुत परेशान थे। अगर वह स्रोत बंद हो गया तो हमारा क्या होगा, इस प्रश्न के विचलित होकर वे बड़े उत्सुकता से कपास के आपूर्ति के लिए वैकल्पिक खोज रहे थे। ठीक है, तो इसे आप लोग वीडियो आराम से रोक करके देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। कपास ढोने वाली गाड़ियाँ एक बरगद के नीचे, पेड़ के नीचे खड़ी हैं। ये देखिए आप गाड़ियाँ जो बैल इत्यादि हैं वो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए। उसके बाद अमेरिकी युद्ध हो रहा है। ये देखिए रेलों का युग शुरू होने से पहले कपास का परिवहन। ये देखिए कैसे जब रेल नहीं आया था भारत में तो कैसे कपास को ढोते थे।
पानी की नाव से, ये देखिए बैलगाड़ी से, भैंसा गाड़ी से, है ना, ये देख लीजिए आप। ये देखिए भाई बम्बई टर्मिनस, कपास की गांठें पड़ी हुई हैं, ऋण का स्रोत सूख गया, ये आप लोग देख लीजिएगा, रैयत की अर्जी। बहुत बड़े बड़े अध्याय हैं दोस्तों, आराम से वीडियो रोक करके आप लोग देख लीजिएगा, है ना। दक्कन का दंगा आयोग, यहाँ पे है काल रेखा। 1765 ईस्वी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त की। ये आप लोग आराम से इसे ध्यान से पढ़िएगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक। एक ग्रामीण दृश्य विलियम प्रिंसेप द्वारा चित्रित यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो भाई ये आपका कंप्लीट हो गया ये अध्याय। काफ़ी लंबे लंबे दोस्तों अध्याय देखिए। तो भाई ये देखिए अध्याय 9 आज से आपने पढ़ लिया इस वीडियो में। पार्ट 2 था ये, पार्ट 1 इसके पहले आपने पढ़ा था, ठीक। उपनिवेश और देहात, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन, तो ये आपका कंप्लीट हो गया ये अध्याय। तो दोस्तों यहाँ तक आपने देखा है तो भाई अच्छा लगा है तो लाइक करते हुए जाइएगा, लाइक शेयर करिए। कोई आपकी सलाह हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। वीडियो आपने देखा है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।